हेलो एवरीवन, टुडे वील स्टडी अबाउट सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के बारे में हम पढ़ेंगे। हमारा इंडिया में सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि हमारा जो जुडिशियल सिस्टम है वो एक इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम है। तो अमेरिका में ऐसा नहीं है, इंडिया में है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने एक इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम इस्टेब्लिश किया है जिसमें सुप्रीम कोर्ट सबसे टॉप पर होता है और हाई कोर्ट उसके नीचे होते हैं। तो सबसे पहले होता है सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद उसके नीचे आते हैं हाई कोर्ट जो कि स्टेट लेवल के होते हैं। हाई कोर्ट्स आर ऑफ स्टेट लेवल। उसके बाद उसके नीचे आते हैं सबॉर्डिनेट कोर्ट्स। बाकी के जितने भी सबॉर्डिनेट कोर्ट्स हैं वो आ जाते हैं, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स आ गए और लोअर कोर्ट्स आ गए, तो वो सबॉर्डिनेट कोर्ट्स में आ जाते हैं। और ये जो एक सिंगल सिस्टम ऑफ कोर्ट्स है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 से लिया गया है, which enforces both central laws as well as the state laws। इसमें ये सेंट्रल लॉज और स्टेट लॉज दोनों को एनफोर्स करता है ये इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम। और जो सुप्रीम कोर्ट है हमारे इंडिया का वो कब इनॉग्रेट हुआ था ये मैं आपको बता देती हूँ। 1950 में हुआ था, जनवरी 28, 1950। And it succeeded the Federal Court of India, which was established under the Government of India Act of 1935। Government of India Act of 1935 में क्या हुआ था, उन्होंने एक फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया बनाया था, तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट बना था 1950 में। And the jurisdiction of the Supreme Court is always greater than that of his प्रेडिसेसर। अब जो जैसे सुप्रीम कोर्ट का जो भी डिसीजन आएगा, जो भी सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है वो ही हमेशा माना जाएगा। हाई कोर्ट, क्योंकि सबॉर्डिनेट कोर्ट और हाई कोर्ट से बड़ा जो होता है वो होता है सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट का जो जुरिस्डिक्शन है वो हमेशा बड़ा ही रहेगा। अब जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है कौन से आर्टिकल से कौन से आर्टिकल तक में आता है हमारा सुप्रीम कोर्ट, तो आर्टिकल 124 to Article 147, which makes Part 5 of the Constitution। ये जो है it deals with the organization and independence, jurisdiction, powers, procedures of the Supreme Court। Alright, तो ये वाले आर्टिकल्स आपको ध्यान रखने हैं। आर्टिकल 124 to 127 deals with Supreme Court and it comes under Part 5 of the Constitution। उसके बाद हमारे जजेस। अब जजेस अपॉइंट कैसे होते हैं, जो हमारे जितने भी सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं और जो चीफ जस्टिस हैं इनके बारे में मैं आपको बताऊंगी कि इनका अपॉइंटमेंट कैसे होता है। अब जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं दे आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस को। और जो चीफ जस्टिस हैं जो हमारे चीफ जस्टिस होंगे उनको कौन अपॉइंट करते हैं, प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। पर प्रेसिडेंट कंसल्ट करते हैं विद द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स। जैसे कि अगर प्रेसिडेंट को लगता है कि नेसेसरी है अगर हाई कोर्ट के जजेस को कंसल्ट करना तो उस हिसाब से वो करेंगे। पर चीफ जस्टिस के अपॉइंटमेंट के लिए प्रेसिडेंट जो है वो कंसल्ट ज़रूर करेंगे। कंसल्ट करेंगे किसको करेंगे, जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। तो जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। उसके बाद जो बाकी के जजेस हो जाते हैं जितने भी बच जाते हैं, तो अदर जजेस जो रह गए हैं उनको कौन अपॉइंट करेगा, उनको भी प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करेंगे। किससे लेंगे वो कंसल्टेशन, किससे कंसल्ट करेंगे, बाकी के जजेस को अपॉइंट करने के लिए भी प्रेसिडेंट जो है वो चीफ जस्टिस से कंसल्ट करेंगे और बाकी के जजेस जो होते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के उनसे कंसल्ट करेंगे। तो इसमें आ जाता है कंसल्ट करने का और टू चीफ जस्टिस प्लस जजेस ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, बाकी के जितने भी हैं। तो और जो कंसल्टेशन है चीफ जस्टिस का, इट इज़ ऑब्लिगेटरी इन द केस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ अ जज अदर देन चीफ जस्टिस। अब मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करना है, अब तीनों को, सुप्रीम कोर्ट के जज, चीफ जस्टिस, अदर जजेस, तीनों का अपॉइंटमेंट जो है वो प्रेसिडेंट तो करेंगे ही, पर क्या होता है चीफ जस्टिस
का ही एक ऐसा है जिसका अपॉइंटमेंट के लिए प्रेसिडेंट जो है वो कंसल्ट नहीं करेंगे चीफ जस्टिस को, ऑब्वियसली नहीं कर सकते। और बाकी के जितने भी जजेस हैं उनमें चीफ जस्टिस को कंसल्ट करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो बाकी के जजेस के लिए चीफ जस्टिस को कंसल्ट करते हैं। ऑल राइट। और चीफ जस्टिस का जो अपॉइंटमेंट होता है, कौन होता है चीफ जस्टिस, कौन किसको बनाया जाता है, जैसे सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे जजेस होते हैं, तो इसमें यह है कि कौन बनेगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये रूलिंग दी थी कि जो सबसे सीनियर मोस्ट जज होगा सुप्रीम कोर्ट का, सबसे ज़्यादा सीनियर जज जो भी सुप्रीम कोर्ट का होगा, उसी को ही हमेशा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का ऑफिस दिया जाएगा, वही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेंगे। पर ये जो था ये 1973 में एक ये वॉयलेट किया गया था जब ए एन रे को अपॉइंट कर दिया था चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बाय सुपरसीडिंग 3 सीनियर जजेस। ऑलरेडी 3 जजेस थे पर उनको भी उनको ना बना के ए एन रे को बना दिया गया था 1973 में, तो ये वॉयलेट हो गया था। ऐसे 1977 में भी यही चीज़ हुई थी। फिर उसके बाद एक जो सेकंड जजेस केस था 1993 का, सेकंड जजेस केस ऑफ 1993, इसमें ये रूलिंग आ गई थी कि जो सीनियर मोस्ट जज होंगे सुप्रीम कोर्ट के, उसी को ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया जाएगा। तो ये फाइनल रूलिंग थी। उसके बाद ओथ एंड अफर्मेशन की अगर हम बात करें तो कौन ओथ दिलाएंगे, जो भी जज सुप्रीम कोर्ट के जज अपॉइंट होंगे, जो भी पर्सन अपॉइंट किया जाएगा, तो वो ऑफिस में आने से पहले वो प्रेसिडेंट से ओथ लेंगे, प्रेसिडेंट ओथ दिलाएंगे जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट को। और सम पर्सन अपॉइंटेड बाय हिम फॉर दिस पर्पस, या तो प्रेसिडेंट अगर कोई और पर्सन को अपॉइंट कर देते हैं कि आप ओथ दिलवा दीजिए जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट को, तो वो भी कर सकते हैं। अब जो टेन्योर है वो कितना होता है, टेन्योर कितना होता है, कितने टाइम के लिए जजेस जो हैं वो रहते हैं ऑफिस में। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने कुछ फिक्स नहीं किया है टेन्योर ऑफ जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, पर 3 प्रोविजंस बनाए गए हैं इसमें। क्या है वो प्रोविजंस कि जो जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, कोई भी अगर एक जज है तो ही होल्ड्स ऑफिस अंटिल ही अटेन्स द एज ऑफ 65 ईयर्स। सबसे पहला तो ये होगा कि 65 ईयर्स तक के लिए वो ऑफिस में रह सकते हैं, तो 65 के बाद रिटायरमेंट होती है। एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग हिज एज इज़ टू बी डिटरमाइंड बाय सच अथॉरिटी एंड इन सच मैनर एज प्रोवाइडेड बाय पार्लियामेंट। जो भी क्वेश्चनिंग होती है पार्लियामेंट को पार्लियामेंट प्रोवाइड करेगी, अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाता है उनकी अथॉरिटी पे या कुछ भी, तो वो चीज़। और सेकंड जो आएगा, ही कैन रिज़ाइन हिज ऑफिस बाय राइटिंग टू द प्रेसिडेंट। रेजिग्नेशन फिर किसको देना होता है, जज जो है सुप्रीम कोर्ट के, वो प्रेसिडेंट को देंगे। अब अपॉइंट भी प्रेसिडेंट कर रहे हैं तो रेजिग्नेशन लेटर भी प्रेसिडेंट को ही दिया जाएगा। अब तीसरी चीज़ ये आ जाती है, ही कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस बाय द प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द पार्लियामेंट। अगर पार्लियामेंट ये रेकमेंड करता है हमारे प्रेसिडेंट से कि भाई आप जो है ये वाले जजेस को सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव कर दीजिए क्योंकि इनकी अथॉरिटी पे एक क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, कुछ प्रॉब्लम है किसी भी उनकी अथॉरिटी के लिए, या फिर जो भी उनके एज के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है, तो पार्लियामेंट जो है वो प्रेसिडेंट को ये रेकमेंड कर सकता है कि आप जजेस को, ये पर्टिकुलर जज को ऑफिस से हटा दीजिए। तो रिमूवल जो है वो ये चीज़ ऐसे कर सकता है, पार्लियामेंट कर सकती है बाय रिकमेंडिंग द प्रेसिडेंट। अब रिमूवल और जजेस, कैसे रिमूव कर सकते हैं जजेस को, तो अब हम बात करते हैं रिमूवल ऑफ जजेस। तो हमारे जजेस के रिमूवल के लिए एक जजेस इंक्वायरी एक्ट बनाई थी 1968 में। 1968 जजेस इंक्वायरी एक्ट में क्या था कि सबसे पहले तो जज के रिमूवल के लिए एक रिमूवल मोशन पास होगा, जो कि लोकसभा के 100 मेंबर्स पास करेंगे, साइन करेंगे, और राज्यसभा से 50 मेंबर्स साइन करेंगे। और ये जब 100 मेंबर्स ऑफ लोकसभा और 50 मेंबर्स ऑफ राज्यसभा साइन कर लेंगे, उसके बाद ये साइन होके ये मोशन जो है वो स्पीकर
या फिर चेयरमैन के पास जाएगा, स्पीकर ऑफ लोकसभा, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, इनके पास जाएगा। अब इनकी मर्जी है, या तो ये मोशन एडमिट कर सकते हैं और या फिर नहीं भी कर सकते। अगर इन्होंने मोशन एडमिट कर लिया तो उस केस में क्या होगा, ये मोशन एडमिट होने के बाद एक 3 मेंबर कमेटी बनाई जाएगी। उसके अंदर कौन कौन से मेंबर्स होंगे, एक तो होंगे सबसे पहले चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट या फिर जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, दूसरे मेंबर होंगे चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, और तीसरे मेंबर होंगे कोई भी एक डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट। तो ये 3 मेंबर कमेटी बनाएगी। अब क्या होगा, अगर ये कमेटी ने मान लिया कि जज जो हैं वो गिल्टी हैं, तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या आ जाएगा कि मान लो अगर कमेटी ने मान लिया कि जज जो हैं वो गिल्टी हैं मिसबिहेवियर के या सफरिंग फ्रॉम एन इनकैपेसिटी, तो ये मोशन जो है ये मूव हो जाएगा फिर पार्लियामेंट में, दोनों हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, इसमें चला जाएगा मोशन। अब इसके बाद क्या होगा, अब अगर जैसे मोशन जो है वो पहला हाउस ऑफ पार्लियामेंट जैसे लोकसभा में जाएगा, तो लोकसभा में भी स्पेशल मेजॉरिटी जैसे लोकसभा में गया और राज्यसभा में गया, तो यहाँ पर भी स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए, स्पेशल मेजॉरिटी पास करेगी, और राज्यसभा में भी स्पेशल मेजॉरिटी पास करेगी। स्पेशल मेजॉरिटी क्या होती है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ पिछले लेक्चर्स में कि स्पेशल मेजॉरिटी क्या होती है। स्पेशल मेजॉरिटी ये होती है कि majority of total membership of the house and a majority of not less than 2/3 of the members of that house present and voting। मतलब कि टोटल जैसे लोकसभा की जितनी भी स्ट्रेंथ है, तो वो जो टोटल मेंबर्स है उसका 2/3 पार्ट आप लगा लो कि 2/3 पार्ट जो है वो पहले तो टोटल मेंबरशिप का जो मेजॉरिटी है वो चाहिए। अब टोटल मेंबर्स की अगर मेजॉरिटी आ गई, उसके बाद मेजॉरिटी में से 2/3 मेंबर्स जो हैं उनका मेजॉरिटी का प्रेजेंट एंड वोटिंग, प्रेजेंट एंड वोटिंग, तो ये होती है स्पेशल मेजॉरिटी, इसे कहते हैं। तो उसके बाद स्पेशल मेजॉरिटी जो है वहाँ से स्पेशल मेजॉरिटी से पास होगा, और वो पास होके किसके पास जाएगा, 7th स्टेप कौन सा आ गया, प्रेसिडेंट के पास जाएगा। फिर प्रेसिडेंट देखेंगे कि ये प्रेसिडेंट जो है वो फिर पास एक ऑर्डर कर देंगे जज के रिमूवल के लिए। तो ये होता है, इस तरीके से जजेस का रिमूवल हो सकता है। और 2 ही ग्राउंड दिए गए हैं जिसके बेसिस पे आप रिमूव कर सकते हैं जजेस को। एक तो होता है कि या तो प्रूव्ड मिसबिहेवियर, और दूसरा होता है इनकैपेसिटी। तो ये दोनों ग्राउंड्स हैं जिनके बेसिस पे आप जज का रिमूवल कर सकते हैं। नाउ विल मूव टू एक्टिंग चीफ जस्टिस। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बारे में अब हम बात करेंगे। अब मान लीजिए जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उसका ऑफिस वेकेंट हो गया है, खाली हो गया है, तो उस केस में जो हमारे प्रेसिडेंट हैं वो एक नया चीफ जस्टिस अपॉइंट करना पड़ेगा उनको टेम्परेरीली। तो वो क्या करेंगे, प्रेसिडेंट जो है कोई भी एक जज सुप्रीम कोर्ट का वो उसको अपॉइंट कर देंगे एज एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो ये कब होगा, जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो टेम्परेली एब्सेंट है, या फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज़ अनेबल टू परफॉर्म द ड्यूटीज़ ऑफ हिज ऑफिस, तब ये होता है। ऐसे ही होता है एड हॉक जज, एड हॉक जज। इसमें क्या होता है, व्हेन देयर इज़ अ लैक ऑफ कोरम ऑफ द परमानेंट जजेस टू होल्ड और कंटिन्यू एनी सेशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। मान लीजिए कि जितने भी मेंबर्स प्रेजेंट होने चाहिए, जितने भी जजेस होने चाहिए सुप्रीम कोर्ट के प्रेजेंट, उस वो जो है वो उतने मेंबर्स प्रेजेंट नहीं है। कोरम क्या होता है, 1/10 ऑफ द टोटल मेंबर्स जो कि प्रेजेंट होने चाहिए, मतलब मिनिमम मेंबर जितने प्रेजेंट होने चाहिए वो है नहीं परमानेंट जजेस के। और चीफ जस्टिस जो है उस केस में एक अपॉइंट करते हैं एक जज को, हाई कोर्ट के एक जज को एज एन एड हॉक जज। तो हाई कोर्ट के कोई जज को अपॉइंट कर देते हैं, कौन अपॉइंट करते हैं, CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, एज एड हॉक जज, ad hoc judge of Supreme Court
फॉर अ टेम्परेरी पीरियड। ऑलराइट। एंड ये कब करते हैं वो, जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं उनसे कंसल्ट करके, और जो भी पर्सन को अपॉइंट कर रहे हैं ऑफ कोर्स उनको कंसल्ट करके, और सबसे पहले इसके लिए प्रेसिडेंट से एक कंसेंट लेना होता है। तो ये होता है कि प्रेसिडेंट ने आपने कंसेंट दे दिया, उसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को कंसल्ट करके हाई कोर्ट के एक जज को एज एन एड हॉक जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट अपॉइंट कर देते हैं। और जो जज अपॉइंट होंगे वो एज जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट के लिए क्वालिफाई भी करने चाहिए। तो ये होता है। तो फिर उसके बाद जो भी जज अपॉइंट होते हैं उनकी ड्यूटी बन जाती है कि वो सुप्रीम कोर्ट की सिटिंग्स को जो है वो अटेंड करें, और जो भी ड्यूटीज़ होती हैं सुप्रीम कोर्ट के जज की वो सारी पूरी करें, और ये सब होती हैं। तो उनकी पावर्स और प्रिविलेजेस जो हैं सुप्रीम कोर्ट के जज की वो सब दी जाती हैं। अब रिटायर्ड जज के केस में हम बात करते हैं। तो जो भी रिटायर्ड जजेस हैं उनके केस में क्या होता है, ऐसा नहीं है कि जज रिटायर हो गए हैं तो उसके बाद उनको आप वापस नहीं बुला सकते, ये चीज़ नहीं होती है। रिटायर्ड जज को भी वापस बुला सकते हैं। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो किसी भी रिटायर्ड जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट या फिर रिटायर्ड जज ऑफ द हाई कोर्ट उनको रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप जो है कुछ टाइम के लिए फॉर अ टेम्परेरी पीरियड यू कैन एक्ट एज अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, कि आप थोड़े टाइम के लिए सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह एक्ट कर सकते हैं। पर उसके लिए भी सबसे पहले जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उनको प्रेसिडेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी। प्रेसिडेंट का कंसेंट अगर आ गया है और जो भी रिटायर्ड जज हैं उनका भी अगर कंसेंट आ गया उसके बाद ही वो एक रिटायर्ड जज को एज अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट फॉर अ टेम्परेरी पीरियड अपॉइंट कर सकते हैं। और वो जज को फिर सारे अलाउंसेस और वही सब दिए जाएंगे जो भी प्रेसिडेंट डिटरमाइन करेंगे, और वो सारे पावर ज्यूरिसडिक्शन प्रिविलेजेस ऑफ जज ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट इन्जॉय करेंगे। तो ये चीज़ हो जाती है। नाउ विल टॉक अबाउट द जुरिसडिक्शन एंड पावर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट जो है उसको क्या क्या कहा गया है, जैसे हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत सारी पावर्स दी हैं सुप्रीम कोर्ट को। तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो एक फाइनल इंटरप्रेटर, सुप्रीम कोर्ट इज़ द फाइनल इंटरप्रेटर and guardian of the constitution, and he is supreme court is the guarantor of fundamental rights, and supreme court also has advisory and supervisory powers। अच्छा, क्वेश्चन पेपर में बहुत बार ये वाला क्वेश्चन ज़रूर आता है कि हु इज़ द फाइनल इंटरप्रेटर और हु इज़ द गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, स्पेशली ये हु इज़ द गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो सुप्रीम कोर्ट उसका आंसर होता है कि सुप्रीम कोर्ट इज़ द final interpreter of the constitution, and supreme court is the guardian of the constitution, and supreme court is the guarantor of fundamental rights and not the parliament। तो सुप्रीम कोर्ट इज़ द गारंटर ऑफ फंडामेंटल राइट। तो इसमें ऑप्शंस भी दिए जाते हैं, जैसे प्रेसिडेंट हो गया, हम पार्लियामेंट हो गया, सुप्रीम कोर्ट हो गया। तो कौन है गारंटर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो वो है सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, अब हम बात करते हैं जुरिसडिक्शन पावर्स की। कौन कौन सी जुरिसडिक्शन पावर्स होती हैं। सबसे पहली है ओरिजिनल जुरिसडिक्शन, फिर है रिट जुरिसडिक्शन, फिर एपेलेट जुरिसडिक्शन, एडवाइजरी जुरिसडिक्शन, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू एंड अदर पावर्स। इन सब के बारे में अब हम आज बात करेंगे कि क्या क्या होती हैं ये जुरिसडिक्शन। सबसे पहले हम बात करेंगे ओरिजिनल जुरिसडिक्शन की। अब सबसे पहले हम बात करते हैं ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन का मतलब क्या होता है। ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन का मतलब ये होता है कि कोई भी ऐसा डिस्प्यूट आ जाना जिसमें एक्सक्लूसिवली ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन जो होगा वो सुप्रीम कोर्ट का होगा। मतलब कि केस जो है वो और किसी कोर्ट में जाएगा ही नहीं, सीधा सुप्रीम कोर्ट में ही आएगा सबसे पहले ही। तो उस केस में ये हो जाता है कि एक्सक्लूसिवली कोई और कोर्ट जो है वो केस में डिसीजन दे ही नहीं सकता, और वैसे डिस्प्यूट सॉल्व कर ही नहीं सकता। जो पावर होती है इन डिस्प्यूट्स को सुनने की पहली बारी में ही, वो जो है वो सुप्रीम कोर्ट के पास होती है, अपील से नहीं। जो पावर जो है वो सीधा ही सुप्रीम कोर्ट के पास होती है। अब इसमें डिस्प्यूट्स आते कौन से तरीके के हैं, जैसे कि जो कि इंडियन फेडरेशन से डील करते हैं। मतलब कि क्या होता है, जैसे मान लीजिए किसी सेंटर में और किसी एक स्टेट में के बीच में डिस्प्यूट आ गया किसी इशू पर।
या मान लीजिए सेंटर में और बहुत सारी स्टेट्स के बीच में इशू आ गया, या सेंटर और स्टेट और बाकी सारी स्टेट्स के बीच में डिस्प्यूट आ गया, तो उस केस में क्या होता है, सीधा जो पावर होती है उन डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने की, वो सीधा सुप्रीम कोर्ट के पास होती है। तो उसको कहते हैं ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के डिस्प्यूट्स जो होते हैं विद रिगार्ड टू इंडियन फेडरेशन। तो उनके जो डिस्प्यूट जो हैं वो सारा सॉर्ट आउट कराने का जो उनका हियरिंग जो पावर होती है वो सुप्रीम कोर्ट के पास होती है, तो इन द फर्स्ट इंस्टेंस। तो ये चीज़ होती है ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में। तो अब हम आगे बढ़ते हैं रिट जुरिस्डिक्शन। रिट जुरिस्डिक्शन में क्या होता है, हमने रिट्स पढ़े थे सारे, मैंने आपको बताए थे, अपनी एक अलग लेक्चर में मैंने आपको सारे रिट्स समझाए हुए हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने सुप्रीम कोर्ट को एज द गारंटर एंड डिफेंडर ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडिया जो है ये एम्पावर किया है कि कुछ रिट्स दिए हुए हैं, जो कि मैंने आपको बताए थे कौन कौन से होते हैं, हेबीज कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, को वारंटो एंड सर्टियोरारी। ये रिट्स क्यों दिए जाते हैं, ताकि फंडामेंटल राइट्स को अच्छे से एनफोर्समेंट कर सकें। जैसे मान लीजिए किसी के फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो वायलेट हो रहे हैं, तो ये रिट्स इशू किए गए हैं सुप्रीम कोर्ट को कि आप ये रिट्स के तहत जो है वो किसी भी सिटीज़न जो है जो भी मान लीजिए किसी सिटीज़न ऑफ इंडिया का कोई राइट जो है वो वायलेट हो रहा है, मान लीजिए प्रिवेंटिव डिटेंशन में ये हो रहा है, प्रिवेंटिव डिटेंशन के केस में क्या आएगा, हेबीज कॉर्पस आ जाएगा। या फिर कोई पर्सन जो है वो ठीक से अपना गवर्नमेंट एम्प्लॉय ठीक से काम नहीं कर रहा, तो उस केस में रिट है। या फिर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय बिना पावर के कुर्सी पर बैठा हुआ है, किसी गवर्नमेंट चेयर पर बैठा हुआ है, तो उसको हटाने की पावर भी सुप्रीम कोर्ट के पास है। या ये सब जो आ जाते हैं, या फिर आप किस, या फिर किसी को ये प्रोहिबिशन में आ जाता है, या फिर आप किस अथॉरिटी से यहाँ पर बैठे हैं, ये सब चीज़ें भी आ जाती हैं। तो ये सारे हमारे रिट्स होते हैं जो सुप्रीम कोर्ट को इशू किए गए हैं। तो इनमें क्या होता है, जो सुप्रीम कोर्ट है उसके पास ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन होता है, इन द सेंस दैट एन अग्रीव्ड सिटीजन, जो भी सिटीज़न है, जो भी अग्रीव्ड सिटीज़न है जिसके राइट्स वायलेट हुए हैं, वो सीधा सुप्रीम कोर्ट के पास चला जाता है। एंड इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट ही गोज़ बाय द वे ऑफ अपील, ही कैन गो डायरेक्टली टू द सुप्रीम कोर्ट। पर जो रिट जुरिस्डिक्शन है सुप्रीम कोर्ट का वो एक्सक्लूसिव नहीं है। जो हाई कोर्ट्स होते हैं उनके पास भी कुछ रिट्स जो हैं वो दिए गए हैं फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। तो ये रिट्स इशू जो है वो हाई कोर्ट भी कर सकता है। तो it means when the fundamental rights of a citizen are violated, the aggrieved party has the option of moving either the higher court or the supreme court directly. तो इसीलिए जो ओरिजिनल jurisdiction of the supreme court है with regard to federal disputes is different from its original jurisdiction with regard to disputes relating to फंडामेंटल राइट्स। तो जैसे क्योंकि फेडरल डिस्प्यूट्स में क्या होता था, फेडरल डिस्प्यूट्स में तो सीधा सुप्रीम कोर्ट के पास जाना है, तो वो तो आ जाता था ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में कि फेडरल डिस्प्यूट्स में आ गया। रिट जुरिस्डिक्शन में क्या होता है, कैसे डील करता है, फंडामेंटल राइट्स वायलेट होने से डील करता है। तो फंडामेंटल राइट्स के इशूज़ में क्या आ गया कि आप हाई कोर्ट भी जा सकते हैं और आप या फिर सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं, क्योंकि दोनों के पास ही रिट्स इशू करने का पावर है, ताकि आपके फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो वायलेट ना हो। तो ये चीज़ होती है इस रिट जुरिस्डिक्शन में। पर जो हमारा रिट जुरिस्डिक्शन का जो पावर है, जो हमारा वो ज़्यादा हाई कोर्ट के पास है, सुप्रीम कोर्ट के पास कम है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास जो पावर है रिट इशू करने का, वो सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के एनफोर्समेंट के लिए है, कि अगर फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे हैं तो वो सिर्फ वो एनफोर्स करने के लिए है सुप्रीम कोर्ट के पास रिट का पावर। पर हाई कोर्ट के पास जो पावर है वो सिर्फ फंडामेंटल राइट्स ही नहीं, फंडामेंटल राइट्स भी इशू कर सकता है, पर हाई कोर्ट के पास बाकी के अदर इश्यूज़ में भी वो रिट इशू कर सकता है। तो ये डिफरेंस होता है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के रिट पावर में, रिट इशू करने के पावर में। तो इसलिए जो रिट्स इशू करने का पावर है वो हाई कोर्ट के पास ज़्यादा बड़ा है और सुप्रीम कोर्ट के पास कम है। तो ये डिफरेंस आ जाता है एक हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के रिट जुरिस्डिक्शन के पावर में। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे एपेलेट जुरिस्डिक्शन में। अब एपेलेट जुरिस्डिक्शन में क्या आता है, अपील्स
आती हैं, अपीलेट जुरिसडिक्शन में आता है अपील्स जो होती हैं। जैसे कि अगर हाई कोर्ट को लगता है कि एक किसी भी जो क्वेश्चन ऑफ लॉ है वो इट रिक्वायर्स द इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, या फिर कोई डिसीजन जो है वो गलत दे दिया गया है, तो उसमें क्या होता है कि वो केस जो है फिर सुप्रीम कोर्ट के पास चला जाता है, सुप्रीम कोर्ट को अपील की जाती है, और फिर सुप्रीम कोर्ट वो मैटर्स को सुलझाता है। तो अलग अलग तरह के मैटर्स होते हैं जिनमें अपील की जाती है। तो 4 तरह के हैं इसमें क्लासिफाई किए गए हैं, जिसमें जो कि सुप्रीम कोर्ट के जुरिसडिक्शन में आते हैं, एंड इट इज़ अंडर अपीलेट जुरिसडिक्शन। सबसे पहला जो है कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर में, तो अपील इन कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स, फिर होता है अपील इन सिविल मैटर्स, फिर अपील इन क्रिमिनल मैटर्स, देन अपील इन स्पेशल लीव। तो ये सारे चीज़ें हैं जिनमें अपील की जा सकती है। और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं अपने एडवाइसरी जुरिसडिक्शन पे। अगर मैं आपको इनमें थोड़ा थोड़ा बता देती हूँ, जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स में ये है कि इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, तो मैंने आपको बताया था कि सुप्रीम कोर्ट इज़ द फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स में फिर हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट के पास ट्रांसफ़र हो सकता है केस। सिविल में भी यही चीज़ होती है कि सुप्रीम कोर्ट के पास ही पावर होती है जजमेंट सुनाने की। तो जैसे कि कोई लॉ ऑफ जनरल इम्पोर्टेंस, कोई क्वेश्चन, कोई ऐसा लॉ आ गया, या फिर कोई ऐसा क्वेश्चन जो कि सुप्रीम कोर्ट ही डिसाइड कर सकते हैं, तो ये सब चीज़ें जो है वो भी सुप्रीम कोर्ट के पास जाती हैं। फिर क्रिमिनल मैटर्स में भी ये होता है कि क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स जो है उनका केस जो जो जजमेंट होती है वो सुप्रीम कोर्ट सुनते हैं। तो ये भी सुप्रीम कोर्ट के अंडर आ जाता है। एंड स्पेशल लीव में क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट इज़ ऑथराइज टू ग्रांट इन इट्स डिस्क्रिशन स्पेशल लीव टू अपील फ्रॉम एनी जजमेंट इन एनी मैटर पास बाय एनी कोर्ट और ट्रिब्यूनल इन द कंट्री। तो इसमें क्या होता है कि ये जो होती है एक डिस्क्रिशनरी पावर होती है। तो इट कैन बी ग्रांटेड इन एनी जजमेंट वेदर फाइनल और इंटरलोक्यूटरी। मतलब कि जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशनल, सिविल, क्रिमिनल, इनकम टैक्स मैटर हो गया, लेबर हो गया, रेवेन्यू हो गया, एडवोकेट्स हो गया, तो किसी भी कोर्ट में ग्रांट किसी भी कोर्ट के अगेंस्ट ग्रांट कर सकता है, या फिर ट्रिब्यूनल के अगेंस्ट। तो ज़रूरी नहीं है कि हाई कोर्ट ही हो। तो ये चीज़ में भी सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर होती है। देन विल मूव टू एडवाइजरी जुरिसडिक्शन। एडवाइजरी जुरिसडिक्शन की अगर हम बात करें, जो आर्टिकल 143 है, कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 143 में ऑथराइज़ किया गया है प्रेसिडेंट को कि प्रेसिडेंट जो है वो कुछ इश्यूज़ में सुप्रीम कोर्ट की एडवाइस ले सकते हैं। ठीक है, अब क्या होता है इसमें कि आर्टिकल 143 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, वो उसने प्रेसिडेंट, आर्टिकल 143 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑथराइजेज द प्रेसिडेंट टू सीक द ओपिनियन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन 2 कैटेगरीज। किन किन कैटेगरीज में, या तो कोई क्वेश्चन ऑफ लॉ आ जाता है, या फिर फैक्ट ऑफ पब्लिक इम्पोर्टेंस आ जाता है। तो इस केस में जो है प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट की एडवाइस ले सकते हैं। दूसरा कि कोई भी डिस्प्यूट हो गया, जैसे प्री कॉन्स्टिट्यूशन ट्रीटी का हो गया, अग्रीमेंट का हो गया, कॉन्वेनेंट का हो गया, एंगेजमेंट का हो गया, और इस तरीके के जो डिस्प्यूट्स आ जाते हैं उसमें भी सुप्रीम कोर्ट जो है प्रेसिडेंट के पास ये अथॉरिटी होती है कि वो एक बार सुप्रीम कोर्ट से जाके एडवाइस ले सकता है। तो उसको कहते हैं एडवाइजरी जुरिसडिक्शन। और अब जो पहला केस मैंने आपको बताया कि जिसमें ये हो जाता है कि कोई भी क्वेश्चन ऑफ लॉ आ गया, या पब्लिक इम्पोर्टेंस का कोई क्वेश्चन आ गया जिसमें प्रेसिडेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस लेते हैं, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर होती है कि सुप्रीम कोर्ट एडवाइस दे भी सकता है, या फिर वो मना भी कर सकता है अपना ओपिनियन देने के लिए प्रेसिडेंट को। पर जो सेकेंड केस होता है जिसमें कि डिस्प्यूट अराइज हो जाता है किसी भी प्री कॉन्स्टिट्यूशन ट्रीटी में, अग्रीमेंट में, या कोवेनेंट में, या एंगेजमेंट में, तो इन सब चीज़ों में जब भी कोई डिस्प्यूट अराइज हो जाता है तो सुप्रीम कोर्ट को इट इज़ मस्ट फॉर सुप्रीम कोर्ट टू टेंडर इट्स ओपिनियन टू द प्रेसिडेंट। मतलब सुप्रीम कोर्ट फिर इस केस में मना नहीं कर सकता। डिस्प्यूट के केस में सुप्रीम कोर्ट मना नहीं कर सकता ओपिनियन देने के लिए, उन्हें ज़रूर सुप्रीम कोर्ट को ओपिनियन देना ही पड़ेगा प्रेसिडेंट को। तो बाकी दोनों केसेस में जो ओपिनियन सुप्रीम कोर्ट देते हैं वो सिर्फ एडवाइजरी होता है, कोई जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट नहीं है, कि ज़रूरी नहीं है मतलब कि
भाई सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया तो फाइनल डिक्लेरेशन हो गई, ऐसा नहीं है, सिर्फ एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन होता है दोनों में ही। तो इट इज़ नॉट बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट, ऑल्दो ही मे फॉलो और मे नॉट फॉलो द ओपिनियन। अब ये प्रेसिडेंट के ऊपर है कि वो उस एडवाइस को लेना चाहते हैं या वो नहीं लेना चाहते, तो ये उनके ऊपर है। अब हम आएंगे अपने कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड पे। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड में क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट के पास दो पावर होती है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड में। अब पहली पावर कौन सी होती है सुप्रीम कोर्ट की, कि जितनी भी जो जजमेंट्स होती हैं और जो प्रोसीडिंग्स होती हैं एंड एक्ट्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट, दे आर रिकॉर्डेड फॉर परपेचुअल मेमोरी और टेस्टिमनी। सो ऑल द जजमेंट्स, प्रोसीडिंग, एक्ट्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर रिकॉर्डेड फॉर एविडेंशियल पर्पसेस। So these records are admitted to be of evidentiary value and these cannot be questioned when produced before any court. And these are recognized as legal precedents and legal references। मतलब कि क्या होता है, जितने भी जजमेंट्स होते हैं, प्रोसीडिंग्स होती हैं, एक्ट्स होती हैं, उन सबको रिकॉर्ड कर लिया जाता है कि एज एविडेंस, और उसको आप क्वेश्चन नहीं कर सकते। सेकंड पावर कौन सी होती है कि इसके पास, सुप्रीम कोर्ट के पास पावर होती है टू पनिश एनीबडी फॉर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए पनिश करने का पावर होता है सुप्रीम कोर्ट के पास। अब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कौन से कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट के पास पावर होती है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए पनिश करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के, हाई कोर्ट के, और बाकी के सारे लोअर कोर्ट जितने भी सबॉर्डिनेट कोर्ट्स हैं उन सब के भी कंटेम्प्ट के लिए उसके पास पावर होती है सुप्रीम कोर्ट के पास। अब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कौन कौन से हो सकते हैं, दो तरह के होते हैं। एक तो होता है सिविल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, और दूसरा होता है क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। सिविल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में क्या आ जाता है कि या तो आप किसी जजमेंट, ऑर्डर, रिट या कोई भी ऐसा प्रोसेस है कोर्ट का, तो उसको आप डिसोबे करते हो जानबूझ के, या जानबूझ के कोई अंडरटेकिंग जो है जो कि कोर्ट ने दिया है उसको ब्रीच करते हो, तो वो चीज़ आ जाता है हमारा सिविल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में। और दूसरा आता है हमारा क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में क्या आता है कि जैसे कि कोई भी ऐसा चीज़ पब्लिश करना या कोई ऐसे काम करना जिसमें कोर्ट का जो अथॉरिटी है उसको कम करता है, विच स्कैंडलाइजेज और लोअर्स द अथॉरिटी ऑफ अ कोर्ट, या फिर विच प्रेजुडाइसेस और interferes with the due course of a judicial proceeding, या फिर which interferes or obstructs the administration of justice in any other manner। तो ये इन सब चीज़ों को क्रिमिनल में जो है वो काउंट किया जाता है, क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में। अब ये दोनों, अगर आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करते हो तो उसके लिए आपको या तो 6 महीने की सज़ा भी दे सकते हैं सुप्रीम कोर्ट, और या फिर आपको मेयर 2000 रुपीज़ का फ़ाइन भी देने के लिए कह सकते हैं। तो वो चीज़ दोनों में से किसी में भी आ सकती है। और ये जो था पावर के, ये जो चीज़ थी कि कंटेम्प्ट ऑफ एनी कोर्ट, किसी भी कोर्ट का कंटेम्प्ट करने का, उसके ऊपर पनिश करने का जो पावर है वो सुप्रीम कोर्ट को होता है। ये कब आया था, 1991 में ये चीज़ आई थी। तो ये दो चीज़ें आ जाती हैं। एक तो सबसे पहली जो मैंने आपको बताई, दो पावर आ गई ना। सबसे पहली आई कि आप जितने भी जो जजमेंट, प्रोसीडिंग्स, एक्ट्स होंगी सुप्रीम कोर्ट की, वो रिकॉर्ड की जाएंगी फॉर परपेचुअल मेमोरी और टेस्टिमनी एज एन एविडेंसेस, ठीक है, और इसको आप क्वेश्चन नहीं कर सकते। और दूसरी चीज़ आ गई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। सो फर्स्ट इज़ रिकॉर्ड एंड सेकेंड इज़ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। ये दोनों पावर्स आपको ध्यान रखनी है। देन विल मूव टू पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। Now what is judicial review? Judicial review is the power of the Supreme Court to examine the constitutionality of legislative enactments and executive orders of both the central and state governments, central plus state governments। तो जुडिशल पावर क्या होती है कि जो भी लेजिस्लेटिव इनैक्टमेंट की गई हैं या फिर कोई भी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स दिए गए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, तो उनकी जो कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी है उसको एग्ज़ामिन करने की जो पावर होती है वो सुप्रीम कोर्ट के पास होती है। जैसे कि कोई भी
एग्ज़ामिनेशन के बाद अगर कोई भी चीज़ ऐसा आ गई है कि विच वॉलेट्स द कॉन्स्टिट्यूशन, तो वो चीज़ें जो है वो इलीगल डिक्लेयर कर दी जाती हैं, फिर अनकॉन्स्टिट्यूशनल, इनवैलिड, नल एंड वॉइड, ये सुप्रीम कोर्ट जो है वो डिक्लेयर कर देता है। और क्या होता है कि जुडिशल रिव्यू में के इज़ नीडेड फॉर द फॉलोइंग रीजंस। अब मैं आपको थोड़े से रीजंस बता देती हूँ कि कौन कौन से रीजंस होंगे जिनके लिए जुडिशल रिव्यू जो है वो ज़रूरी है। जैसे कि जो ये मैं आपको बता चुकी हूँ ऑलरेडी अपने पुराने लेक्चर्स में, दो पर ये है कि जैसे सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, फिर है कि फेडरल इक्विलिब्रियम के लिए, कि फेडरल इक्विलिब्रियम क्या होता है कि बैलेंस बना रहे ताकि सेंटर और स्टेट के बीच में, ये होता है फेडरल इक्विलिब्रियम, तो वो मेंटेन रहे, बैलेंस एक मेंटेन रहे सेंटर और स्टेट्स के बीच में। और कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसका प्रिंसिपल को आप अपहोल्ड करके रखो, जो सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को, और फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करें, सारे सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करके रखें। तो ये चीज़ जो होती है ये इसके लिए आपको जुडिशल रिव्यू दिया जाता है। अब जो ये टर्म है, जो फ्रेज़ है जुडिशल रिव्यू, ये कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं है, पर इसके प्रोविजंस जो हैं वो आर्टिकल्स में दिए गए हैं। तो उसके हिसाब से ये दिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के पास पावर होती है जुडिशल रिव्यू की। अब क्या है, तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी होती है एक लेजिस्लेटिव इनैक्टमेंट की या एग्जीक्यूटिव ऑर्डर की, वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज की जा सकती है 3 ग्राउंड्स पे। या तो वो फंडामेंटल राइट्स को इन्फ्रिंज कर रही है, या फिर वो उस अथॉरिटी की कंपिटेंस के आउटसाइड है, मतलब कि आपको, आपके पास पावर भी नहीं है। अब मान लीजिए मेरे पास कोई चीज़ आती है, मेरे पास पावर तो है नहीं, मैं उस पर आपको कोई भी चीज़ अपना डिसीजन सुना रही हूँ, तो वो चीज़ भी ख़त्म कर दी जाएगी। तो ये अगर ऐसी कोई चीज़ है तो भी आप चैलेंज कर सकते हो कोर्ट में, या फिर वो उन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को जो है वो उसके अगेंस्ट जा रही है। तो इन चीज़ों में जो है वो आप सुप्रीम कोर्ट के पास चैलेंज कर सकते हैं। ये चीज़ आ जाती है एक। और सुप्रीम कोर्ट जो है उसने जुडिशल रिव्यू को बहुत बार यूज़ किया है, जैसे कि गोलकनाथ केस में 1967 के, और बैंक नेशनलाइजेशन केस में 1970 के, और 1971 में प्रिवी पर्सेस अबॉलिशन केस हुआ था, फिर 1973 में केशव नंद भारती केस हुआ था, फिर 1980 में मिनर्वा मिल्स केस हुआ था। तो इनमें जुडिशल रिव्यू पावर को अपना उन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट ने एक्सरसाइज किया है। तो ये चीज़ आती है। और बाकी अब नेक्स्ट हम मूव करेंगे अदर पावर्स पे, बाकी और कौन कौन सी पावर्स होती हैं सुप्रीम कोर्ट के पास। अब बाकी की पावर्स में ये आ जाता है, जैसे कि अगर मान लीजिए प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शंस में कोई डिस्प्यूट आ जाता है, तो उनको डिसाइड करने की जो ओरिजिनल एक्सक्लूसिव और फाइनल अथॉरिटी जो होती है वो सुप्रीम कोर्ट ही होती है, वो सुप्रीम कोर्ट के पास ही पावर होती है। सबसे पहले वो केस जो है जाएगा ही सुप्रीम कोर्ट के पास, तो एक्सक्लूसिवली उसके पास ही अथॉरिटी होती है। फिर ये होता है कि जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर्स और जो उनके चेयरमैन हैं, तो उनके अगर कंडक्ट और बिहेवियर में कुछ इंक्वायरी वो करनी होती है, या फिर उनको वो गिल्टी फाइन कर लेते हैं, या फिर उनका कोई मिसबिहेव करते हैं, तो वो प्रेसिडेंट को अगर रिकमेंड करते हैं वो रिमूवल के लिए, तो और जो भी सुप्रीम कोर्ट एडवाइस करेंगे प्रेसिडेंट को, दैट इज़ बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट, वो प्रेसिडेंट को माननी ही पड़ेगी। तो इनके मैटर्स में भी सुप्रीम कोर्ट के पास पावर होती है कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर्स या चेयरमैन के कोई भी, उनको अगर वो गिल्टी फाइन कर लेते हैं, उनको रिमूव करने के लिए वो प्रेसिडेंट को कह सकते हैं, और प्रेसिडेंट को भी मानना ही पड़ेगा। अब क्या होता है कि मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट ने अपना खुद का ही कोई जजमेंट सुना दिया, तो अगर उनको लगता है कि ये जजमेंट ठीक नहीं है, तो इट हैज़ अ पावर टू रिव्यू इट्स ओन जजमेंट और ऑर्डर। सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर होती है। तो इट इज़ नॉट बाउंड बाय इट्स प्रीवियस डिसीजन एंड कैन डिपार्ट फ्रॉम इट इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस और कम्युनिटी वेलफेयर। मतलब ये नहीं है कि पहले डिसीजन सुना दिया तो वही रहेगा, नहीं, नया डिसीजन वो सुना सकते हैं अगर वो जस्टिस और कम्युनिटी वेलफेयर के लिए है। तो सुप्रीम कोर्ट
एक सेल्फ करेक्टिंग एजेंसी भी है खुद को करेक्ट करने के लिए। जैसे कि केशव नंद भारती केस में हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट जो है उन्होंने डिपार्ट कर लिया था अपनी प्रीवियस जजमेंट से इन द गोलकनाथ केस। गोलकनाथ केस में 1967 में हुआ था। उसके बाद केशव नंद भारती केस में उन्होंने ठीक कर ली थी अपनी जजमेंट 1973। उसके बाद जो पेंडिंग केसेस है हाई कोर्ट के पास, तो सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर होती है वो विड्रॉ कर लेने की या डिस्पोज कर देने की, या फिर वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं उस केस को, या अपील कर सकते हैं हाई कोर्ट के लिए या फिर कोई और हाई कोर्ट के लिए। तो ये चीज़, ये पावर भी होती है। एंड जितने भी लॉज होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, दे आर बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स इन इंडिया। तो जितनी भी अथॉरिटीज़ होती हैं, सिविल अथॉरिटी हो गई या जुडिशियल अथॉरिटी होती है कंट्री में, दे शुड एक्ट इन एड ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट इज़ द अल्टीमेट इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ऑलराइट, ये आपको ध्यान रखना है। तो क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो है वही अपना फाइनल वर्जन देते हैं टू द स्पिरिट एंड कंटेंट ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द वर्बिएज यूज्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो सुप्रीम कोर्ट के पास जो है वो पावर होती है ऑफ जुडिशियल सुपरिटेंडेंस और कंट्रोल ओवर ऑल द कोर्ट्स एंड ट्रिब्यूनल। तो सुप्रीम कोर्ट जो है वही सबसे बड़ा है और उनके पास पावर है सबसे ज़्यादा। तो ऑब्वियसली जब सबसे ज़्यादा पावर है तो वही कंट्रोल करेंगे सारे हाई कोर्ट्स और नीचे जो जितने भी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं, तो उन सबको कंट्रोल करने की पावर भी सुप्रीम कोर्ट के पास होती है। तो ये सारी पावर्स हो जाती हैं कि जितना भी पूरी कंट्री की टेरिटरी में जितनी भी फंक्शनिंग है, उनको उनकी जो जुडिशियल सुपरिटेंडेंस है वो सुप्रीम कोर्ट के पास है। तो और जितने भी यूनियन लिस्ट के मैटर्स हो जाते हैं उसके ऊपर भी ज्यूरिसडिक्शन की जो पावर होती है वो सुप्रीम कोर्ट के पास आती है। एंड जो भी सेंटर और स्टेट में कुछ अग्रीमेंट कराना होता है या फिर उनके बीच में कोई डिस्प्यूट हो जाता है, तो उन सब की पावर्स भी सुप्रीम कोर्ट के पास होती है। तो ये सारी पावर्स हैं, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं ज्यूरिसडिक्शन पावर्स, ये आपको ध्यान से आप पढ़ लीजिएगा। एंड दैट्स ऑल फॉर नाउ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई लेक्चर।